नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी एलाइट पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इतिहास की पिछली 2 क्लासेज में यहां तक कवर कर लिया था कि पुराण क्या है और पुराणों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो आज हम देखेंगे इसके आगे की कहानी को। बौद्ध साहित्य में चलते हैं। बौद्ध साहित्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ होता है वो त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या थी? त्रिपिटक जो ग्रंथ थे उनकी भाषा थी पाली। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि त्रिपिटक को हमने 3 भागों में बांटा है: सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, सुप्त पिटक में क्या होता है कि भगवान बुद्ध के उपदेश एवं प्रवचन के बारे में हम जानकारी मिलती है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन मिलता है। और अभिधम में क्या होता है, बौद्ध धर्म की संस्कृति बताई गई है कि बौद्ध धर्म की संस्कृति कैसी है। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखते हैं। आगे है जैन साहित्य। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। भाषा जैन धर्म के जो साहित्य थे उनकी भाषा कैसी थी? प्राकृतिक व संस्कृत थी। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिसमें समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन किया जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिसमें समाज, राजनीति व अर्थशास्त्र के बारे में वर्णन किया जाता है, ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे हर्षचरित। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की 620 ईस्वी में की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी वो 620 ईस्वी में की थी। इसमें कन्नौज के शासक हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, ये हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बाणभट्ट की जो बुक है हर्षचरित, इसके बारे में। इसमें इन्होंने क्या भी उल्लेख किया था कि कन्नौज के शासक का हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया था। ठीक है, इसमें अगला है विक्रमांक देव चरित्र। 12वीं शताब्दी के कवि बिल्लड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की। ठीक है, कवि का क्या नाम है? बिल्लड़, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? विक्रमांक देव चरित्र। अगला है तमिल ग्रंथ। तमिल ग्रंथ में दक्षिण भारत के शासकों का वर्णन किया गया है। तमिल ग्रंथ में क्या है? दक्षिण भारत के जितने भी शासक हैं उनका वर्णन किया गया है। एक बुक है हमारी अर्थशास्त्र। इसके लेखक है चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं। इस अर्थशास्त्र की जो भाषा है संस्कृत है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा लेखक कल्लाड। इनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, इनकी पुस्तक है राजतरंगिणी और लेखक है कल्लाड। इसके अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और इनकी भाषा संस्कृत है। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसकी भाषा देख लेते हैं। संस्कृत इसकी भी भाषा है, राजतरंगिणी की भी। और इसका विषय क्या था? कश्मीर का इतिहास। उसमें कश्मीर के जो इतिहास था उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि वहीं से बिलोंग करते थे। अगली पुस्तक हमारा चचनामा। लेखक अली अहमद। भाषा इसकी फारसी थी। चचनामा। ठीक है, भाषा कैसी थी? फारसी थी। विषय अरबों ने सिंध पर कैसे विजय प्राप्त की। मतलब वो चचनामा में जो हमें उल्लेख मिलता है वो अरबों ने सिंध पर कैसे विजय प्राप्त की, इसके बारे में हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। एक और पुस्तक है महाभाष्य। इसके लेखक है पतंजलि। इसकी विशेषता है शुंग वंश की जानकारी। इसमें हमें क्या मिलता है? शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? महाभाष्य, और कवि का क्या नाम है? लेखक का क्या नाम है? पतंजलि। ठीक है, अगली पुस्तक है गार्गी साहित्य। लेखक कात्यायन। विषय भारत पर ग्रीक आक्रमण का विवरण। अगला ज्योतिष के बारे में पता चलता है हमें। ठीक है, गार्गी संहिता में। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी।
इसके लेखक है पाणिनि। और इसकी विशेषता या फिर किस चीज़ का उल्लेख हुआ इसमें, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। क्या ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ये तो हमारे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अब हम देखते हैं कि विदेशी यात्रियों व लेखकों का विवरण, जहाँ से हमको साक्ष्य मिले हैं। यूनानी एवं रोमन लेखक, चीन के लेखक, अरबी के लेखक, अन्य लेखक। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखते हैं। तो कुछ यूनानी लेखक हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। यूनानी एवं रोमन लेखक हेरोडोटस, आप इनसे तो परिचित हैं ही हैं। इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, जो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका का अर्थ क्या है, पूर्व में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। ठीक है, अगले हमारी पुस्तक है मेगास्थनीज। इन्हें भारतीय इतिहास का जनक भी कहते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज को क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का जनक भी कहते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहा ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और राजदूत किसका था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी इन्होंने। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है इंडिका, इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगले हमारे हैं कवि ईरान का टेसियस, जो एक ईरान का राजवैद है। ठीक है, अगले कवि हैं यूनानी लेखक टॉलमी। इन्होंने भारत का भूगोल नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। ठीक है, भारत का भूगोल नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। यह किताब भारत के भूगोल के बारे में बताने वाली आरंभिक किताबों में से एक है। मतलब भारत का भूगोल जो इनकी पुस्तक है टॉलमी की, ये आरंभिक किताबों में से एक है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। अगले हमारे लेखक हैं प्लिनी। इनकी बुक है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारत की विभिन्न वनस्पतियों एवं जीवों का विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वो चीनी लेखक, जैसे फाहियान। फाहियान एक चीनी लेखक था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो भी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और फाहियान हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया है। ठीक है, कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा ध्यान रखना। फाहियान एक चीनी लेखक था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और भारत में 6 वर्षों तक रहा। ठीक है, इसकी पुस्तक थी फोगोजी, जिसमें इन्होंने बौद्ध राज्यों का अभिलेख का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगले कवि हमारे हेनसोंग। हेनसोंग भी एक चीनी लेखक था। ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। 15 वर्षों तक भारत में रहा, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक थी सीयूकी। ठीक है, अगले लेखक हमारे चीनी सिंह। ये 7वीं सदी के अंत में आए। जानकारी, समकालीन भारत के बारे में इन्होंने जानकारी दी। अब हम देखेंगे कुछ अरबी लेखक हैं। अलबरूनी, यह एक अरबी लेखक था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, किताब इसकी थी किताब उल हिंद एवं तहकीक हिंद। भाषा भी इसकी क्या थी, अरबी थी। इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया था यहाँ पे रह के। ये कितने वर्षों तक रहा था भारत में, अगला लेखक है इब्न बतूता। यह भी एक अरबी यात्री था। किताब इसकी थी रहला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रहला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, रहला। कुछ अन्य लेखक हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक हमारे हैं तारानाथ, दूसरा है मार्को पोलो। तारानाथ एक हमारा तिब्बती लेखक है। किताब इसकी कंगूर या फिर तंगूर। ठीक है, और मार्को पोलो हमारा इटली का रहने वाला था, इटली वेनिस का। ठीक है, इटली का निवासी था ये।
अब हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे अभिलेख, स्तंभ लेख और मुद्रा एवं अन्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? चट्टानों या धातुओं पर लिखी गई बातों को अभिलेख कहते हैं। यानी चट्टानों या फिर धातुओं पर जो लिखी हुई बातें जो मिलती हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख हमारे पहले चट्टानों को स्तंभ रूप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उस पर जो लिखते हैं उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। पहले चट्टानों को हम क्या करते हैं, स्तंभ के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उस पर जो लेख लिखते हैं वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। और अभिलेख क्या होते हैं? चट्टानों या फिर धातुओं पर लिखी गई बातों को ही क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मुद्रा एवं अन्य। सिक्के किसी भी शासनकाल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। ठीक है, सिक्के क्या हुआ करते थे? किसी भी शासनकाल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे, और इससे ये भी पता चलता था कि उस शासनकाल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तथा इसके अध्ययन को हम क्या मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में बहुविकल्पी में। जैसा कि सोना ये दर्शाता था कि उस राज्य की जो जनता है ज़्यादा संपन्न है। चांदी ये मध्यम वर्गीय को दर्शाता था। और कान से ये पता चलता था कि उस शासनकाल के जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम डाउन है। ठीक है, लो स्तर की है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क कहलाते थे। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन ग्रीक ने लिखे थे। ठीक है, अभिलेख हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अभिलेख हमारे 2 प्रकार के होते हैं, देशी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। अब इनको देखते हैं बारी बारी से। देशी अभिलेख में क्या है? अशोक के अभिलेख और अशोक के बाद के अभिलेख। ठीक है, विदेशी अभिलेख में उसको भी देखेंगे। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। अभिलेख के जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि देशी अभिलेख क्या होता है। देशी अभिलेख ये 2016 ईस्वी में 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अशोक के समय के अभिलेख। मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद न लड़ने की घोषणा की और संपूर्ण साम्राज्य में शांति खुशहाली के लिए कई अभिलेख और शिलालेख लिखवाए। ये अभिलेख ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले हमने देखा कि अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं, देशी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख हमारे 2 तरीके के होते हैं, अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के बाद के स्तंभ लेख। तो हम देखते हैं कि देशी अभिलेख में अशोक के समय के अभिलेख, उसमें क्या हुआ करता था। तो मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न लड़ने की घोषणा की और संपूर्ण साम्राज्य में शांति खुशहाली के लिए अभिलेख एवं शिलालेख लिखवाए। ये अभिलेख ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, अगला है हमारा अशोक के बाद के अभिलेख। इस समय 2 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए, राजकीय और गैर राजकीय। राजकीय में क्या था? कवियों के द्वारा लिखी गई सम्राट की प्रशंसा तथा भूमिदानों के रूप में पाए जाते थे। राजकीय में क्या होता था? कवियों के द्वारा लिखी गई जो सम्राट की प्रशंसा तथा भूमिदानों के रूप में लिखा जाता था। गैर राजकीय में क्या होता था? इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक के बारे में बताया गया था। विदेशी अभिलेख। विदेशी अभिलेख में एशिया माइनर का बोगज गोई अभिलेख मुख्य है। विदेशी अभिलेख में एशिया माइनर का बोगज गोई जो अभिलेख है वो मुख्य है। इसमें वैदिक कालीन देवताओं का वर्णन है और आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। कौन सा हमारा अभिलेख है? एशिया माइनर का बोगज गोई अभिलेख। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत में हम आगे देखेंगे स्मारक। भारतीय इतिहास का जो हमें स्रोत कहाँ से मिले हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें उसी में है स्मारक, यानी जिस संरचना को किसी मानव
घटना या सामाजिक तबके की याद में बनवाया जाता है उसे स्मारक कहते हैं। स्मारक क्या होता है? जिस संरचना को किसी मानव घटना या सामाजिक तबके की याद में बनवाया जाता है उसे स्मारक कहते हैं। जैसा कि इसमें ताजमहल हो गया, मुमताज़ की याद में बनवाया गया था, ठीक है। किसी मानव घटना या सामाजिक तबके की याद में बनवाया जाता है उसे स्मारक कहते हैं, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, देशी स्मारक और विदेशी स्मारक। देशी स्मारक में क्या है? नालंदा से प्राप्त तांबे की भगवान बुद्ध की मूर्ति, नालंदा से प्राप्त तांबे की भगवान बुद्ध की मूर्ति, झांसी से प्राप्त गुप्त काल का देवगढ़ मंदिर, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष, और इसमें ताजमहल भी बता, ताजमहल जो मुमताज़ की याद में बनवाया गया था, ये भी एक हमारा स्मारक ही है। अब देखेंगे विदेशी स्मारक। विदेशी स्मारक में सिर्फ दो ही हैं, कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर, ठीक है, कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर, और इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर। ये हमारे विदेशी स्मारक हैं, ठीक है, जहाँ से भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज हमारा इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो फिनिश हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।